Welcome friends, welcome to Sri Swaminarayan Defense Academy. Today now we are going to start our new chapter, that is social health. So what do you understand by the term social? What do you understand by the term social? Social means your relation with your neighboring or any person surrounding you. मतलब यहाँ पर हम हेल्थ की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सी स्पेसिफिक हेल्थ? आपके सोशल हेल्थ की, फिजिकल नहीं, आपकी मेंटल नहीं, सोशल यानी कि क्या, आपके आसपास जो भी आपके नेबर्स है, आपके रिलेटिव्स है, स्कूल में आपके फ्रेंड्स है, या कहीं भी आप अगर पब्लिक प्लेस पर जा रहे हो तो वहाँ आसपास जो लोग हैं, आपका उनके साथ क्या कनेक्शन है, आप कैसे बिहेव करते हो, आप उनको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसके अंडर आती है? आपके सोशल हेल्थ के अंडर. तो इस हेल्थ के मतलब आपकी जो सोशल हेल्थ या फिर सोशल बिहेवियर है उसको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. आपने क्लास में या फिर कहीं बाहर आप जा रहे हो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, ऐसी जगह पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोग जो है बहुत बात करते हैं, कुछ जो है बहुत शांत होते हैं. आपने अगर 10 वर्ड बोले, उसके रिस्पॉन्स में सिर्फ एक ही वर्ड बोलेगा वो बंदा, ज़्यादा बात करना उसे पसंद नहीं. ऐसे जो नेचर है, जैसे इंट्रोवर्ट, हाइपर एक्टिव, एक्सट्रोवर्ट, ये जो ऐसे लोगों के टाइप्स आपको देखने मिलते हैं, ये सारे कैसे डेवलप होते हैं? उसका जो पूरा बिहेवियर था, उसके आसपास के सराउंडिंग में जितने भी लोग थे, उनके बिहेवियर के पैटर्न के ऊपर इसका भी बिहेवियर क्या होने लगा? डेवलप होने लगा. और डेवलप होते हो वो इस तरीके से हुआ कि कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बन गए, मतलब बहुत ज़्यादा बात करते, रिस्पॉन्ड देते, और कुछ लोग इंट्रोवर्ट हो गए जो कम बात करना, कम लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं. राइट. सो ऐसे जो आपके बिहेवियर से, सोशल बिहेवियर, ये जो आपकी सोशल हेल्थ है कैसे मैटर करती है, इस पर क्या ऐसी निगेटिव चीज़ है जो इसके वजह से ये जो आपकी हेल्थ है ये खराब हो सकती है. राइट. तो पहला, तो फिर यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स दिए हुए जो आपकी सोशल हेल्थ को क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं. राइट. फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ. तो उसमें कुछ स्पेसिफिक आते हैं, जैसे कि पर्सन की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, वो कहाँ रह रहा है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, फिर आपके जो सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है, आप कहाँ पर रह रहे हो, रेसिडेंशियल एरिया आपका वो मैटर करता है कि आप अर्बन एरिया में रह रहे हो, रूरल एरिया में रह रहे हो, या सबब्स में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो. फिर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हो वो उसका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, वो लिटरेट है, इलिटरेट है, आप खुद क्या एजुकेशन ले रहे हो, या फिर आपने क्या ऑलरेडी पढ़ के रखा है जिसके वजह से आप में बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं. तो पहला फैक्टर हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं एजुकेशन वाला, कि इफ़ इन केस कोई अगर बंदा अच्छे खासे फैमिली बैकग्राउंड से, वेल एजुकेटेड फैमिली के बैकग्राउंड से बिलोंग करा, तो आप उसका रहन सहन देखो, बोलना चालना सीखो. वो बहुत स्पेसिफिक वे में, डायरेक्ट लेकिन क्लीन एंड नीट वे में वो बात करता है, अपने पॉइंट्स प्रॉपरली रखता है, उसमें एक तमीज़ होती है, एक हम्बलनेस होती है. राइट. कि वो बात करते वक्त सामने वाले को, छोटा हो या बड़ा, लेकिन रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं. वही अगर आप इलिटरेट या फिर ऐसे गांव वाले या फिर अपने अर्बन एरिया के आसपास भी अगर देखो, वो कम अगर इलिटरेट वगैरह होगा, तो ऐसे में उसका रिस्पॉन्स किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर क्या होगा, मतलब वो तुरंत हाइपर एक्टिव की तरह जवाब देगा. हो सकता है कभी कभी गाली गलौज करे, कोई स्पेसिफिक चीज़ है या कोई सिचुएशन है जहाँ पर वो सिचुएशन हैंडल करने, किसी से कोई गलती हो गई, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो समझदार लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, आपसे गलती हो गई, आपने माफ़ी मांग ली, ठीक है कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को दोनों मिलकर सॉल्व कर देते, आप ज़्यादा परेशान मत हुई. वही अगर दूसरा बंदा होगा जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना खासा नहीं हो, फैमिली का भी थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, फैमिली भी उसी तरीके से बिहेव करने, तो वो क्या करेगा? मारपीट करने लगेगा, गाली गलौज देने सके. सपोज इफ इनकेस छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर रोड एक्सीडेंट वगैरह हो गया, किसी गाड़ी को थोड़ा बहुत धक्का लग गया, वहाँ पर आप देखो कुछ लोगों के रिस्पॉन्स समझदारी वाले दिखते हैं, कुछ लोगों के रिस्पॉन्स हाइपर एक्टिव दिखते, गाली गलौज या फिर मारना पीटना भी शुरू कर देते कुछ लोग. राइट. तो ये किस तरीके से, ये उनका क्या हुआ? सोशल बिहेवियर हो. और ये जो उनके रिस्पॉन्सेस थे वो पर्टिकुलर एक्सीडेंट वाली सिचुएशन को लेकर, वो क्या हो गए? फिर अब चेंज होने लगे
क्योंकि जो पढ़ा लिखा था उसे पता है कि हाँ सामने वाले की भी गलती नहीं होगी, अगर हुई भी तो उसने जानबूझकर तो नहीं, गलती ही थी, तो उस गलती को, उस चीज़ को टैकल करने की उसका वे और दूसरे पर्सन का वे दोनों कंप्लीटली डिफरेंट था, राइट। नेक्स्ट इज आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी आपके सोशल हेल्थ को अफेक्ट करता है। कैसे कि अगर कोई आपका हाई क्लास से बिलोंग करने वाला अगर कोई स्टूडेंट, या आप स्पेशली स्कूल में देखोगे या फिर कॉलेज में भी देखोगे, आपने कभी कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा कि स्कूल में जब आप ग्रुप्स देखते हो बहुत सारे, राइट, एक अगर कोई ग्रुप है जहाँ पर हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों का, स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा, और एक होगा जो अच्छा खासा फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियली तगड़े लोग होंगे, उनका रहन सहन देखो, उनका इन लोगों के जो मिडिल क्लास है या फिर लो मिडिल क्लास है उनके तरफ देखने का, बिहेव करने का रवैया देखो। वो अपना क्लास, अपना रुतबा दिखाने की कोशिश करेंगे, उनका रहन सहन बहुत बड़ा होगा, वो हर बार बड़े बड़े होटल्स में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, पार्टी करेंगे, खाना खाएं। और ये जो दूसरा ग्रुप होगा वो अपने ही स्पेस में छोटी सी कैंटीन में जाकर भले ही चाय वगैरह पीना है क्यों ना हो, फिर वो चाय टपरी होती वहाँ पर ही चाय पी लेंगे, वही मस्ती कर लेंगे, मजा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसे थे, अलग अलग थे। खुश वो दोनों अपने आप में खुश थे, अपने अपने ग्रुप में खुश थे, लेकिन एक दूसरे की तरफ देखने का, उनका नजरिया देखना, उनका रहन सहन देखना, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए वो वहाँ जाकर अपनी ये सारी जो मौज मस्ती है वो करेंगे। लेकिन दूसरी जगह जहाँ कॉलेज या फिर स्कूल जाने वाले होंगे जो ये सारी चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पाते, ऐसे में होगा क्या कि वो अपना जो तरीका है वो बदल लेंगे, जो उनके पॉकेट को अफोर्डेबल होगा वहाँ पर ही जाके वो अपने सारे काम करेंगे, राइट। नेक्स्ट आपका अगर रेसिडेंशियल एरिया आप देख रहे हो, आप अर्बन एरिया में रह रहे हो, राइट, अगर अर्बन एरिया में हो तो आपके आसपास के लोग भी फिर एजुकेशनल फ्लो में होंगे, अच्छी जगह जॉब करेंगे, उनके बच्चे भी अच्छी जगह पर होंगे, तो ऐसे में थोड़ा बहुत ही क्यों ना, लेकिन उनका बिहेवियर एज कंपेयर टू जो रूरल एरिया में या फिर सबर्ब्स में, उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होगा, चेंज होगा। कंप्लीटली चेंज होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, मैं ऐसा नहीं कहती। हर जगह पर हर तरीके के लोग देखने मिलते ही, अच्छे भी बुरे भी, उनका मतलब रवैया उसी तरीके का होता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ही क्यों ना हो लेकिन डिफरेंस दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो रहन सहन का एरिया है वहाँ का तौर तरीका अलग है, उनके आसपास के लोग अलग हैं, इसलिए उनका रवैया भी चेंज हो गया। वही आप अगर स्लम्स एरिया में देखो, उन लोगों का रहने का, खाने का, बोलने का तरीका देखो, आपको कम्प्लीटली डिफरेंस दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर कोई पॉलिटिकल एरिया है या फिर आप जिसे कहते हो पॉलिटिकल कंडीशन अगर आप कंसिडर कर रहे हो, तो कोई पॉलिटिकल लीडर अगर है वो अच्छे खासे एजुकेशनल बैकग्राउंड से है, फाइनेंशियल कंडीशन भी उसकी अच्छी है फॉर एग्जाम्पल, और वो एक अच्छा लीडर अगर है तो उसने अपने एरिया में बहुत सारी डेवलपमेंट की हुई रहेगी। कैसी? जैसे कि टीनेज यानी कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए वगैरह लाइब्रेरी खोली रहेगी, छोटे बच्चों के लिए गार्डन्स हो गए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए नाना नानी पार्क वगैरह खोला हुआ रहेगा, राइट। और नियर अराउंड जो भी बेसिक चीज़ें, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो सारे गवर्नमेंट लेवल पर वो सारे लोगों को अवेलेबल अगर करवा कर दी होगी। और दूसरा पॉलिटिकल लीडर है कि जो कुछ डेवलपमेंट नहीं करा उस एरिया में, उस एरिया के जितने भी लोग वो सफ़र करे किसी ना किसी इशू से, पानी का हो या फिर कोई बेसिक नेसेसिटीज से लेकर हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पॉइंट ऑफ व्यू से हो, राइट। तो ऐसे में अगर आपका पॉलिटिकल लीडर भी अगर अच्छा है तो उससे भी वो एरिया को अफेक्ट करेगा। एरिया अच्छा रहा, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही होगी तो जाहिर सी बात है लोग भी उसके साथ डेवलप हो रहे होंगे, वहाँ का जो माहौल है, वो जो एनवायरनमेंट है वो भी उसी तरीके से डेवलप हो रहा होगा। और साथ ही साथ जहाँ पर पॉलिटिकल लीडर खुद इनिशिएटिव नहीं ले रहा है अच्छे खासे ऐसे गवर्नमेंट लेवल के प्रोजेक्ट्स करने का या फिर कोई सुधारना वगैरह करने का, कोई अगर चीज़ वहाँ पर कमी है उसको पूरा करने का, तो वहाँ के लोग भी सफ़र करेंगे। सफ़र करने के साथ साथ उनका उस प्रॉब्लम के साथ जो भी उसका क्या रिस्पॉन्स होगा वो भी उसी तरीके से अफेक्टेड होगा, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर इंसान के या फिर उस लोकेलिटी के लोगों के सोशल
बिहेवियर पर, सोशल हेल्थ पर अफेक्ट कर रहा है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर रहा है। एक तो बना रहा है या बिगाड़ रहा है, या फिर उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम आगे चलकर ऐसे कुछ फैक्टर्स देखेंगे। Here are some factors which are affecting the social health. First is the mental stress. So mental stress में usually अगर हम कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पीयर प्रेशर वगैरह है, यानी कि कॉलेज जो जाने वाले लोग हैं वहाँ पर कंपैरिजन, बुलिंग का या फिर रैगिंग का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में उनमें डर बैठ जाता है। अगर कॉलेज में आप देखोगे पहले बहुत ज़्यादा रैगिंग हुआ, अभी नहीं, लेकिन पहले ऐसा होता था कि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह जो हुआ करते थे वहाँ पर रैगिंग हुआ करती। तो ऐसे में जो न्यू कमिंग स्टूडेंट जो है, न्यू कमर्स हैं, उनके साथ उनके सीनियर्स रैगिंग करते। तो ऐसे में अगर कोई बच्चा मेंटली स्ट्रांग नहीं है या फिर उसमें उतना गट्स नहीं, तो ऐसे में वो इस रैगिंग का शिकार होकर क्या हो सकता था, काफ़ी लोगों ने तो सुसाइड भी किया हुआ, लेकिन बाकी के जो वो लोग हैं वो डरे डरे से, सहमे से अंडर कॉन्फिडेंट बन गए, राइट। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टीजिंग वगैरह होती है, राइट, अगर कोई लड़की, पहले ऐसा ही हुआ करता कि रात के वक्त 7 बजने के बाद लड़कियों को बाहर नहीं भेजते थे। पुराने ख्यालात थे, ठीक है, उनका भी अपना एक नज़रिया था, एक प्रोटेक्टिव बिहेवियर था। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो लड़कियां मोलेस्टेशन या फिर टीजिंग ऐसे चीज़ों को फेस कर रही है। मतलब अब दिन में भी उनका बाहर निकलना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में वो पढ़े कब, अपना काम करे कब, शाम को तो ठीक है, उसको इसके ऊपर तो कम्प्लीटली बैन है। ऐसे कुछ घर, ऐसे कुछ फैमिली है कि जो नहीं अलाउड करती, उनका थोड़ा ऑर्थोडॉक्स नेचर दिखता है। लेकिन नॉर्मल भी अगर आप देखोगे तो लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ऐसी चीज़ें हो रही है। कई सारे लड़के ऐसे कॉर्नर पे वगैरह झुंड बनाकर बैठे रहेंगे। अगर पुलिस की वहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, वो एरिया अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो ऐसे में अगर कुछ लोग वहाँ बैठ रहे तो वहाँ से पासिंग जितनी भी लेडीज़ है उनको वो तकलीफ देने की कोशिश करें, उनको परेशान करेंगे। तो लेडीज़ को तकलीफ होने की वजह वो अपनी बच्चियों को भी फिर आने जाने से रोक लगा देंगे, राइट। सो ऐसे जो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती, कहने के लिए छोटी छोटी है, लेकिन इसका अगर आप डीप लेवल पर देखोगे तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के डेवलपमेंट पर बहुत बहुत बड़ा असर डालता है। वो जो बच्ची है, अगर आप उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो वो कैसे बन जाएगी, अंडर कॉन्फिडेंट, डरी रहेंगी। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगा, डर रहेगा। वो अपना कॉन्फिडेंट नेचर नहीं सामने दिखा पाएगी, फियरफुल रहेगी, राइट। ऐसे में अगर वो कोई स्पेसिफिक काम करना भी चाह रहे तो वो कैसे रहेगी, हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। उसे हमेशा डर रहेगा कि मैं अगर बाहर पढ़ रही हूँ, मुझे जाना तो है, घर वालों ने परमिशन भी दे दी, लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ, नुक्कड़ पर जाती हूँ, वहाँ पर वो लड़के रहेंगे, वो मुझे परेशान करेंगे ही करेंगे। तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, किस तरीके से जाऊँ कि मेरा काम भी हो जाए और मुझे इन सारी चीज़ों को फेस भी ना करना। मतलब जिस काम के लिए वो जा रही थी उसके साथ साथ अब उसके मन में दूसरा डर भी तो है। तो ऐसे में उसका काम उस इफेक्टिव वे से हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें कि जहाँ पर बच्चे का जो मेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है, राइट, इनडायरेक्टली बढ़ रहा है। वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पा रहा है, दूसरों के साथ वो बात नहीं कर पा रहा है। अगर किया भी तो वो जजमेंट, मतलब उस पर जजमेंट पास होता है, फिर उसे जज किया जाता है। हर कोई समझ ले ऐसा भी तो नहीं होता, राइट। नेक्स्ट, एडिक्शन। फिर एडिक्शन का अगर आप देखोगे, अभी जो स्कूल गोइंग या फिर कॉलेज गोइंग जो टीन एज का जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप है, अब एडिक्शन का शिकार हो रहा है। वो अल्कोहल का एडिक्शन उसको लग रहा है, सिगरेट वगैरह, ड्रग्स से एडिक्ट हो रहा है। ऐसे में अगर इतना छोटा बच्चा जिसको समझ नहीं है वो ऐसी गंदी चीज़ों से एडिक्ट हो रहा है, और ये जो लत है वो ना छूटने जैसी है, ना छूटने के बराबर है। तो ऐसे में उस बच्चे की जो वो उतने टाइम पीरियड के लिए जो लाइफस्टाइल है वो तो अफेक्ट है, उसकी वजह से उसकी फैमिली भी अफेक्टेड होगी और उसका जो करियर है वो भी प्रॉब्लम में आ जाएगा, राइट। तो ऐसे में टीचर्स का भी रोल होता है। टीचर्स भी अपने लेवल पर समझाने की कोशिश करते हैं। फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली अपने लेवल पर ऐसे बच्चों को समझाने की कोशिश करते, उनको इन सारी चीज़ों से दूर रखते, लेकिन किसी ना किसी वे में अंडर द पीयर प्रेशर अपने
सेम एज के बच्चों के साथ रहकर अगर कोई एक बंदा एडिक्टेड है तो वो मजाक मजाक में क्यों ना एक बार आप सिगरेट ट्राई कर लो, क्या फ़र्क पड़ेगा, अल्कोहल ट्राई करो, सिर्फ ड्रिंक ही तो है, नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो वैसे ही है, ले लो, क्या करते हैं। ऐसे एक बार करने की वजह से उसे फिर धीरे धीरे उस चीज़ का थोड़ा थोड़ा करके वो एडिक्शन कब बढ़ जाता है उस बच्चे को भी नहीं पता चलता, और साथ ही साथ फैमिली को भी नहीं पता चलता, क्योंकि ये बच्चे एक्सपर्ट हो गए फैमिली तक ये बात ना पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में अगर ग्राउंड लेवल पर आप देखो, वो बच्चे का लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका होता है इन एडिक्शंस की वजह से, राइट। और फैमिली, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट 24/7 दैट फैमिली विल बी विद दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट और चाइल्ड टू कीप हिम अंडर ऑब्जर्वेशन। अगर कोई टीन एज का है या फिर कॉलेज गोइंग, अब वो इतना छोटा तो नहीं रहा कि उसे पेरेंट्स का कंप्लीट अटेंशन चाहिए होगा, नहीं, वो अपनी लाइफ जी रहा है, पेरेंट्स अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बच्चा गलत संगत की वजह से कंप्लीटली उसकी लाइफ क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है। अगर वो चीज़ जल्दी समझ में आ जाए, वो उसको रिवर्ट कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये चीज़ समझ में ना आए, जल्दी वक्त पर ये सब सारी चीज़ ना पता, तो इन एडिक्शंस की वजह से इन बच्चों को फ्यूचर में प्रॉब्लम तो होगी, साथ ही साथ उनका जो पीक टाइम होगा करियर डेवलपमेंट का, वो भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इन एडिक्शंस की वजह से उनकी फिजियोलॉजिकल हेल्थ भी खराब हो रही, उनको अलग अलग बीमारियां हो रही। आपने बहुत बार देखा होगा जो आपके अल्कोहल के या फिर सिगरेट के वगैरह जो पैकेट्स है, टोबैको के जो प्रोडक्ट्स है, वहाँ पर लिखा होता है कंज्यूमिंग टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या वो लोग लेना छोड़ते? नहीं। लेना ना छोड़ने की वजह से जो लोग अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं उनका लीवर डिस्टर्ब हो रहा है, फिर लीवर डिस्टर्ब होने के उनके बाकी जो सिस्टम्स हैं उन पर भी वो अफेक्ट डाल रहा है। नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रही है, उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम तो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाती है, क्योंकि वो एक मेन एरिया है जहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम होता है, राइट। तो ऐसे में उस पर लोड आ रहा है। आप जो स्मोक ले रहे हो, स्मोक लेने की वजह से, सिगरेट वगैरह जैसे चीज़ लेने की वजह से आपका कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, राइट। तो आप सिर्फ मेंटल लेवल पर ही नहीं, फिजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल लेवल पर भी, इंटरनली भी वो आप अपने साथ क्या कर रहे हो, फिर डैमेज कॉज कर रहे हो इन स्पेसिफिक चीज़ों की वजह से। नेक्स्ट इज इनक्यूरेबल डिसीजेस, क्रॉनिक डिसीजेस सच एज एड्स, देन योर लिप्रेसी, टीबी, ऐसे जो आपकी इनक्यूरेबल डिसीजेस है उनके वजह से भी क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर पर्सन की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। कैसे? अब आप ही सोचो, अगर कोई इंसान पूरा बीमारी के अंदर ही जूझ रहा है, पूरा बेड रिडन है, अगर बेड रिडन भी नहीं ना, लेकिन उसे ऐसी कुछ बीमारी जो क्योर ही नहीं हो रही, हर रोज़ वो बंदा मेडिसिन ले रहा है, हर रोज़ कुछ ना कुछ मेडिकेशन चल रहा है। अब एड्स के मामले में वो एड्स क्या है, ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये होता किस वायरस की वजह से? HIV वायरस की वजह से। अब ये एड्स होने की वजह से, ये डिसीज़ होने की वजह से वो जो बंदा है उसमें इतनी इम्यून पावर कम हो जाती है कि वो छोटे मोटे जो डेली बेसिस पर आपको बीमारी होती है, कोल्ड कफ जैसे, उनको तक वो कंप्लीटली रीड ऑफ नहीं कर पाता। हमारी सिस्टम ऐसे कैपेबल है कि वो अपने आप ये छोटे मोटे जो बीमारियां हैं उनको क्योर कर ले, हमें मेडिकेशन की भी ज़रूरत बहुत बार नहीं पड़ती। लेकिन ऐसे जो पर्सन्स है जिनमें ये ऐसे बीमारियां हो गई होती हैं इनक्यूरेबल, वो मेडिकेशन लेने के बावजूद तक ठीक नहीं हो रही। तो ऐसे में आप ही सोचिए कि उस पर्टिकुलर इंसान की मेंटल हेल्थ कितनी डिस्टर्ब होगी। वो ना अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर पा रहा है, ना नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी पा रहा है, और कोशिश कर भी रहा है तो इस हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, हेल्थ की वजह से उसको क्या हो रहा है, डेली बेसिस पर चैलेंजेस आ रहे। लोग जो है, लोगों का उसके तरफ देखने का नज़रिया अलग है। लोग उसे नॉर्मल ना ट्रीट करके कोई डिसीज पर्सन उससे दूर भागते। क्यों? क्योंकि वो हमें ना हो जाए। हालांकि एड्स कोई क्या बोलते कंटेजियस डिसीज नहीं है, वो स्पेसिफिक कंडीशन के वजह से वो वायरस ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन आप नॉर्मल अगर उसके साथ बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो,
उससे आपको ऐसी चीज़ें, ये बीमारियां नहीं होती, लेकिन लोगों का इन बीमारियों की तरफ देखने का नज़रिया कंप्लीटली अलग है, जिसकी वजह से जो लोग ये बीमारी सफ़र कर रहे हैं उनको नॉर्मल ट्रीट ना कराते हुए उनको और भी ज़्यादा परेशान किया जाता। तो वो जो बंदा है या फिर वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो फिजिकल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहा होता है, मेंटल लेवल पर भी तकलीफ से गुजर रहा है, क्योंकि उसको साथ देने वाला, समझने वाला, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसे में आप ही सोचिए कि वो बीमारी की वजह से हमें नॉर्मल अगर सर्दी भी हो जाए हम कितना सफ़र करते हैं, हमें कितना थका थका महसूस होता है। तो ऐसे में ये लोग तो किसी ना किसी डिजीज़ से गुजर रहे हैं। साथ ही साथ लेप्रेसी वाला भी, वो उनके जो फिंगर्स वगैरह, आपने लेप्रेसी का देखा होगा कि उनके जो फिंगर्स वगैरह है वो कैसे हो जाते हैं, पूरा थोड़ा थोड़ा उनका पार्ट टूटने लगता है, वो कितना फिजिकल लेवल पर पेन डेली बेसिस पर सहते हैं। तो ऐसे में साथ ही साथ जो आसपास के लोग दिखने की वजह से उनको कम्प्लीटली दिखता है कि हाँ इस बंदे को लेप्रेसी हुआ है, उसकी बॉडी कितना अफेक्ट हो रही है। तो ऐसे में उसको छूने से, उनके साथ रहने से भी इन लोगों को तकलीफ होती है, राइट। तो ऐसे में इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे वो कितना डेली बेसिस पर सफ़र कर रहे हैं। मीडिया एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप इन दोनों पिक्चर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करो कि पहले दिनों में ऐसा हुआ करता था। आपके मम्मी पापा ने भी आपको बोला होगा कि पहले क्या हुआ करते थे, बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे, हमेशा उनको कोई ना कोई खेल खेलना होता था, गार्डन्स में जाना है, क्रिकेट खेलना है, कबड्डी खेलना है, छोटे मोटे आउटडोर गेम्स खेलने। लेकिन आज के जो ये आपका 5-10 साल का जो पीछे का आपका टाइम स्पैन देखोगे तो ऐसे में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने की वजह से आप देखोगे छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी आजकल क्या आ गए, मोबाइल आ गए। उनको मोबाइल का बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया, वो खाना भी बिना मोबाइल के नहीं खा पा रहे, राइट। तो ऐसे में अब हो क्या है कि आप इस पिक्चर को कम्प्लीटली ऑब्जर्व करो कि अब ये बच्चा जो है वो कम्प्लीटली होमसिक हो चुका है, उसे घर ही पसंद है, घर में अकेले आइसोलेटेड लाइफ जीना पसंद है, वो ज़्यादा सोशल नहीं होना चाहता, अपने एज के दूसरे बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहता, घर में बैठकर वो अपना जो भी कोई इंटरनेट कनेक्शन होगा, जो भी गेम होगा वो उसे खेलना है, मोबाइल के साथ खेलना है, स्क्रीन स्क्रॉल करनी है सोशल मीडिया के ऊपर। साथ ही साथ पहले कुछ साल पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी, वहाँ पर मम्मी ज़बरदस्ती बच्चों को अंदर लेती थी, क्योंकि वो कम्प्लीटली बाहर ही रहता था, बाहर ही खेला करता था, ये खेल वो खेल, पढ़ाई छोड़कर वो बच्चे बाहर जाकर बहुत ज़्यादा खेल। लेकिन आजकल सिचुएशन सेम है, पढ़ाई कोई नहीं करना चाहता, आप भी नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा बहुत बार मम्मी आपकी डांटती है आपको कि पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं करता, राइट। लेकिन दो चीज़ें हैं जिसमें चेंज हुआ है। पहला क्या कि वो बच्चा बाहर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर, जिसकी वजह से उसको फ़ायदा भी होता कि वो फिट रहता था। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर खेलना, बाहर की खेलकूद उसका सोशल बिहेवियर भी डेवलप करती थी, वो कॉन्फिडेंट बनता था, फेलियर्स को एक्सेप्ट करने की उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हुआ करता था। साथ ही साथ वो फिजिकली फिट भी रहता था, क्योंकि खेलने की वजह से जो अनवांटेड टॉक्सिन सब्सटेंस है वो स्वेट के फॉर्म में उसके बॉडी के बाहर जाते हैं। लेकिन अभी आप सेकंड सिचुएशन में देखो कि अगर वो बच्चा कंप्लीटली घर में ही बैठा रहता है, आइसोलेटेड फॉर्म में रहता है, अपने मोबाइल टैब के साथ वही अपने सारा समय गुजार रहा है, ना बाहर जा रहा है, ना फिजिकली एक्टिविटी कर रहा है, तो ऐसे में वो जो टॉक्सिन है बाहर नहीं पड़ रहे, उसका वजन वगैरह बढ़ रहा है, वजन बढ़ने की वजह से उसको बाकी और बीमारियां हो रही है, राइट। ये दो सिचुएशंस आप अभी ऑब्जर्व करें। लेकिन आपने कभी ये सोचा ये जो कम्युनिकेशन था, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये मास मीडिया था, ये किस लिए बनाया गया होगा? ऐसे निगेटिव चीज़ों को देखने के लिए या फिर निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था? नहीं, हमने उसका यूज़ निगेटिव वे में किया। हर चीज़ का बनाने का नज़रिया पॉजिटिव ही होता है, लेकिन हम है कि हम चॉइस नहीं करते अच्छे और बुरे के बीच में। अच्छा क्या है, ये किस चीज़ के लिए बनाएगा, अच्छे के लिए बनाएगा, तो हम अच्छे को छोड़कर उसका अलग तरीके से यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करते, राइट। ये टेक्नोलॉजी क्यों बनाई गई थी, सोशल मीडिया क्यों आए थे कि आप जो है, आपके जो दूर रहने वाले कजन्स है, क्लोज फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड्स हो, उनके साथ आपका एक रिलेशन मेंटेन रहे, आप उनके साथ हर रोज़ डेली बेसिस पर बातचीत कर सको। इसलिए सोशल मीडिया आए थे कि अक्रॉस द ग्लोब जितने भी लोग हैं आप उनके साथ कनेक्ट कर पाओ। लेकिन इसका निगेटिव वे में यूज़ क्या हो कि आप वो एक सोशल स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, किसके कितने लाइक्स है, किसको कौन कितना फॉलो कर रहा है, इसके ऊपर पर अब क्या हो रहा है, जजमेंट्स हो रहे हैं, राइट।
लेकिन इसका बनाने का नजरिया क्या था? टू हेल्प द पीपल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। और एक आपने देखा होगा कि लोग सेल्फी बहुत ज़्यादा, अभी जो नए फ़ोन्स आए टेक्नोलॉजी सेल्फी वाले फ़ोन्स, उसकी वजह से लोग कहीं पर भी कभी भी सेल्फी लेना, खाना भी खा रहे कुछ नया अगर डिश ट्राई करें तो पहले उसकी फ़ोटो निकालेंगे, सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, वहाँ से लाइक्स व्यूज़ लेंगे। ये नहीं कि खाना आया है तो पहले खा ले फोकस कर, नहीं। बहुत से लोग अपने ऐसे देखो कि सेल्फी एडिक्टेड होते हैं, उनको जगह माहौल मौका किसी चीज़ का उनको क्या नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, बस उन्हें क्या करना रहता है, सेल्फीज लेनी होती है। साथ ही साथ आपने और एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि लोग अब मदद करने से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। कभी कोई अगर एक्सीडेंट हुआ होगा छोटा मोटा, तो वहाँ पर उस बंदे की हेल्प करने के बजाय लोग अब वहाँ पर क्या करने लगे, फोटोज़ खिंचाओ, सेल्फी खिंचाओ, अपने सोशल मीडिया पर वो शेयर करो, वो न्यूज़ शेयर करो, राइट। ऐसे चीज़ें आप डेली बेसिस पर देख रहे हो। देन नेक्स्ट कम्स योर साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम एक ऐसा पार्ट है कि जहाँ पर आपके जो टेक्नोलॉजीज़ है उनका यूज़ करके चोरी डकैती जैसे चीज़ें हो रही है, अननेसेसरी चीज़ों को शेयर करना यहाँ से ज़्यादा हो रहा है। आपने बहुत बार देखा होगा, अब आप छोटे हो, आपके पास शायद ही मोबाइल्स हो या फिर आपके बैंक से आपको ऐसे मैसेज आ, लेकिन अगर आपने मम्मी पापा से कभी डिस्कस किया होगा, उनसे बात की होगी या फिर करो, देखो कि उनको बैंक से या फिर किसी भी ऐसे जो आरबीआई वगैरह हमेशा उनको क्या करती रहती है, इंटीमेट करती रहती है कि हाँ आप अपने ओटीपी, आपके जो पिन नंबर्स वगैरह है, बैंक के जो पासवर्ड्स वगैरह है, वो किसी के साथ शेयर मत करो, ये फ्रॉड है। हम किसी को भी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए नहीं पूछते, पर्सनल इंफॉर्मेशन हम किसी से नहीं मांगते। जब भी होगा तो हम उनका एक फॉर्मेट होता है, वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, लेकिन अन्य सिर्फ फ़ोन करके हम आपसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर से कुछ भी नंबर्स नहीं पूछते। लेकिन आज के ज़माने में ऐसे लोग हैं कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, टेलीकम्युनिकेशन करके लोगों से उनके जो प्राइवेट बैंक अकाउंट्स है या फिर जो प्राइवेट नंबर से ओटीपी वगैरह पासवर्ड वो लेकर उनके सारे पैसे क्या कर रहे हैं, अब चोरी कर रहे हैं। आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स जो है, उनके नंबर्स जो आपको ही पता होते हैं, उनको यूज़ करके वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करते हैं, आपका कंप्लीटली बैंक अकाउंट वो हैक करते हैं, राइट। फिर आपको बोला जाता है कि पिन वगैरह, एटीएम नंबर वगैरह, एटीएम जो है आपका, उसके एटीएम के पिन नंबर्स किसी के साथ शेयर मत करो। क्यों? क्योंकि वो शेयर करके भी लोग क्या करते हैं, एक बार पिन पता चल गया तो कार्ड कोई भी स्वाइप कर सकता है ना आपका। मतलब जो नंबर सिर्फ आपको पता होना चाहिए, अगर आपके बाकी के 4 दोस्तों के या फिर 4 लोगों को पता चल गया तो उनको सिर्फ कार्ड की जरूरत हो, कार्ड लेकर आपका कंप्लीटली बैंक में से कंप्लीट अमाउंट निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट निकालने के लिए सिर्फ क्या जरूरत है ना, पिन नंबर। वो 4 डिजिट का अगर पिन नंबर डाल रहा है तो उसको कंप्लीटली राइट मिल जा रहा है, उसके पास वो कंप्लीटली वो पैसे निकालने का क्या मिल जा रहा है, ऑप्शन मिल जा रहा है, राइट। फिर बहुत सारे लोग वेबसाइट्स की लिंक्स भेजते हैं कि हाँ आप इस वेबसाइट पर जाइए, फिर आप ऐसा आपको फिर गेम है या फिर इस साइट्स पर जाने के बाद आपको कई सारे इनाम मिलेंगे। फिर आप वो इनाम के चक्कर में फिर वो आपसे कुछ पैसे मांगते हैं, पैसे के साथ साथ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, आप वो दे देते हो, राइट। ऐसे भी चीज़ें हो रही, जो देने के बाद क्या करें, उनके पास कंप्लीट एक्सेस आ जाता है आपके बैंक डिटेल्स का या फिर किसी और चीज़ का। जो चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है अब वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहती। जो पायरेसी वगैरह, आपने फिल्म पायरेसी वगैरह बहुत ज़्यादा सुना होगा कि जो म्यूज़िक वीडियोस है या फिर कोई लिटरेचर वगैरह है, उनकी डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाकर लोग बेच रहे हैं, उनसे पैसा कमा रहे हैं। ये भी एक इलीगल एक्ट है जिससे कि वो क्या कर रहे हैं, उसको पायरेसी बोलते हैं कि दूसरों को चीज़ों को कॉपी करना विदाउट एनी कॉपीराइट, आप उसको कॉपी कर रहे हो और उसे सेल कर रहे हो और उससे आप क्या कर रहे हो, अपना पैसा कमा रहे हो। देन अगर आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग नहीं कर रहे हो अपने मोबाइल्स में, सोशल मीडिया में, तो आपके सोशल मीडिया का एक्सेस सबके पास होता है। कोई भी आपको मैसेज कर सकता है, कोई भी आपके जो पर्सनल
फोटोग्राफ्स वगैरह है वो देख सकता है, उसका गलत यूज़ भी कर सकता है, राइट। तो ऐसे में आप किसको अपने सोशल मीडिया का एक्सेस दे रहे हो ये भी उतना ही मैटर करता है। अभी फ़िलहाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे जो आपके सोशल मीडिया है वहाँ पर प्राइवेट अकाउंट का एक ऑप्शन अवेलेबल है कि हाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपना जो प्रोफाइल है किसके साथ शेयर कर सको, अपनी जो डिटेल्स है वो किसके साथ शेयर कर सको, राइट। लेकिन अगर आप ऐसे सेटिंग्स नहीं कर रहे हैं, आप ये ऑप्शंस नहीं चूज़ कर रहे हैं, तो आपके जो ये अकाउंट्स हैं उसका जो डायरेक्ट लिंक है पूरे ग्लोब में बैठे कोई भी इंसान उसका क्या कर सकता है, एक्सेस देख सकता है, मिसयूज स्पेसिफिकली मिसयूज कर सकता है, राइट। ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें जो हाल फिलहाल में हो रही है, डिजिटल लेवल पर हो रही है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों को क्या किया जा रहा है, ठगा जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, राइट। उनके सोशल मीडिया अकाउंट हैक किए जा रहे हैं। ये सारा किससे होता है, डिजिटल इक्विपमेंट को यूज़ करके, और यही सारा आता है आपके साइबर क्राइम के अंडर। आईटी एक्ट 2000 के तहत 17 अक्टूबर 2000 को ये अमेंडमेंट लाया गया 2008 में कि जो पर्सन साइबर क्राइम कर रहा है उसको क्या किया जाएगा, पनिशमेंट भी हो सकती है। कैसी पनिशमेंट, उसको कारावास मतलब 3 साल के लिए उसको जेल हो सकती है, और जो फाइन है वो 5 लाख तक फाइन भी उसको भरना पड़ सकता है, राइट। सो ऐसे में महाराष्ट्र के जो है कंट्रोलिंग साइबर क्राइम एक्ट, उन्होंने ये सारे क्या किए थे, पहला ऐसा स्टेट है कि जिसने इसके तरफ इनिशिएटिव लिया, साइबर क्राइम का एक स्पेशल यूनिट तैयार किया महाराष्ट्र स्टेट ने कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ साइबर क्राइम को ही टारगेट किया जाएगा। अब आपको अगर साइबर क्राइम का आप शिकार हो चुके हो तो ऐसे में एक स्पेशल साइबर क्राइम यूनिट है, वहाँ पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हो। फिर वहाँ के जो साइबर एक्सपर्ट हैं वो आपको हेल्प करेंगे उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। अगर आपका कोई मतलब पैसा चोरी गया है या फिर आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज़ करके किसी ने आपका अकाउंट हैक किया है या फिर किसी ने कुछ उसका मिसयूज़ किया है, तो आपको जब पता चले आप उनकी हेल्प ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब तक हमने पढ़ा कि स्ट्रेस कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सोशल बिहेवियर या फिर आपके जो सोशल एक्टिविटीज़ है, एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है, कोई स्ट्रेंजर हो, पब्लिक प्लेस में हो या फिर नेबर्स हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स, इवन फैमिली मेम्बर्स का भी इन्फ्लुएंस होता है आपके बिहेवियरल पैटर्न में। तो इन सब के इन्फ्लुएंस की वजह से क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमने अब तक सब डिस्कस किया। साथ ही साथ कैसे कैसे स्ट्रेस आ सकते हैं, मेंटल इलनेस कैसे हो सकती है, ये भी हमने डिस्कस किया। अब हम नया पॉइंट पढ़ने जाएंगे दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। कि अब तक जो आपको प्रॉब्लम्स हुई, जो सिचुएशन, जो लोग आए जिनके साथ नरेट करने के बाद आपको कोई मेंटल इशू हुआ, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हुई, अब उससे बाहर निकलने के लिए, उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, राइट। तो पहला तो है कि जो आपके क्लोज नियर एंड डियर वंस हैं उनके साथ बात करो। कि आपने देखा होगा अगर छोटे हो या फिर अभी कुछ ऐसे सिचुएशंस आई होगी आपके लाइफ में, कोई आपको परेशानी होगी, जब कभी आपने उस चीज़ को किसी के साथ डिस्कस किया, अपने फैमिली मेम्बर हो या फिर कोई फ्रेंड हो या फिर कोई स्ट्रेंजर ही हो जिनके साथ आप कभी कभार मिलते हो, लेकिन आपका उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आप जब अपनी कोई प्रॉब्लम या फिर कोई इशू उनके साथ डिस्कस हो, आपको बहुत रिलीफ मिलता है, राइट। मतलब उतने देर के लिए आप भूल जाते हो कि आप किसी परेशानी से गुजर भी रहे थे। तो ऐसे में स्ट्रेस मैनेज करने के लिए पहला तो है कि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कज़न्स वगैरह हैं उनके साथ क्या करो, पहले तो बात करो उनके साथ, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, उनसे कोई राय लो, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे इससे बाहर निकलने के लिए, राइट। ये तो ही माइनर लेवल पर बात कि हाँ छोटा मोटा स्ट्रेस था या फिर कोई टेम्पररी प्रॉब्लम आ गई, इशू आ गया, इसलिए आपने उनके साथ डिस्कस कर लिया, राइट। और अगर वो नहीं है तो एक स्टेप आप आगे जा सकते हो कि आगे चलकर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े, कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े, आप अपने ही लेवल पर विदाउट एनी हेल्प
स्ट्रेस को मैनेज कर पाओ, उतने वक्त के लिए आप उस चीज़ से अपना ध्यान हटा पाओ, डाइवर्ट कर लो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीके की हॉबीज़ अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हो। तो कैसी हॉबीज़, जैसे फोटोग्राफी हुई, रीडिंग हुई, कुकिंग, कुछ लोग बहुत अच्छा करें, कुकिंग किसी के लिए एक तरीके की थेरेपी बन जाती है, राइट। तो वैसे ही स्कल्पचर हो गया, आर्ट्स के जितने भी फील्ड्स है, डांसिंग, ड्राइंग, सिंगिंग हो गया, कोई आपको स्पेसिफिक सॉन्ग पसंद हो, स्पेसिफिक टाइप का म्यूजिक पसंद हो, आप उसको सीखो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने की कोशिश करो, जिससे कि होगा क्या कि आप डेली बेसिस पर जो भी छोटा मोटा स्ट्रेस आपको काम की वजह से हो या फिर स्टडी वगैरह की वजह से आता हो, आप जब अपनी इन हॉबीज़ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो दिन का, तो आप थोड़ी देर के लिए एक अलग दुनिया में चले जाते हो, आप पूरा रिलीफ में महसूस करते हो। साथ ही साथ आप एक अपना कंफर्ट जोन, अपने आप को एक कंफर्ट जोन में पाते हो कि हाँ, ये टाइम जो है, ये वक्त जो है, ये चीज़ जो है मेरी है, इस तरीके से आप में चेंज आ जाता है। और अगर डेली बेसिस पर आप ये ऐसे चीज़ें रिपीट करें तो आप इसी स्किल में माहिर हो जाओगे। ये भी एक उस चीज़ मतलब हॉबी का प्रॉफिट हो गया कि आप अगर कोई चीज़ डेली बेसिस पर कर रहे हो तो वो ऑटोनॉमस हो जाती, ऑटोमेटिक हो जाती, ब्रेन को वो चीज़ की आदत पड़ जाती है, तो आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा उस चीज़ को आप मास्टर कर लेते हो। फिर चाहे आप कोई भी हॉबी कर लो, पेंटिंग ही क्यों ना हो या फिर स्केचिंग ही क्यों ना हो, आप उसमें कुछ सालों बाद अगर ऑब्जर्व करोगे तो माहिर हो जाओगे, राइट। और साथ ही साथ आपको दूसरे साइड में उसका और एक बेनिफिट क्या हुआ कि जो स्ट्रेस था उसको रिलीज करने के लिए, उसके ऊपर से या फिर जो चीज़ें आपके दिमाग में बार बार साइकिल्स चल रही थी, उससे माइंड डाइवर्ट करने के लिए भी आपको इन हॉबीज़ ने हेल्प कर दी, राइट। तो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए पहले तो आप क्या करोगे, अपने नियर डियर वन से बात करोगे, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, उनसे कोई ओपिनियंस लोगे। अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे हेल्प चाहिए, तो हेल्प लेने से कभी भी हिचकिचाना नहीं है, कभी भी डरना नहीं है, कभी ये नहीं सोचना कि सामने वाला मुझे क्या जज करेगा, क्यों जज करेगा। आपको पता नहीं कि वो आपके क्लोज फ्रेंड्स है या फिर क्लोज फैमिली मेम्बर है, तो अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है अपने आप के ऊपर कि हाँ ये मेरे बहुत क्लोज है, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे। इसलिए जब भी कभी आपको किसी भी चीज़ में, खास करके ऐसे जो स्ट्रेस वगैरह डील करने की जब बात आती है, आपको कोई परेशानी होती है मेंटल लेवल पर, तो आप पहले जाकर उनसे बात किया करो, जिससे कि होगा कि बात करने से इशू सॉल्व होगा। नहीं भी हुआ तो आपको एक रिलीफ मिलेगा, आपने उस चीज़ को अपने अंदर से लेट आउट किया, आपके ब्रेन से वो चीज़ बाहर चली गई, आपके माइंड से वो बाहर चली गई, जिसकी वजह से होगा कि वो जो रिपीटेटिव थॉट का पैटर्न था, जो चेन हमेशा से चल रही थी, अननेसेसरी थॉट उसको और जो अकम्पनी कर रहे थे और उस छोटी चीज़ को बढ़ा रहे थे, वो चेन वहाँ पर ब्रेक हो जाएगी सिर्फ बात करने की वजह से, ठीक है। और नेक्स्ट टिप्स आप क्या करोगे कि किसी भी तरीके की हॉबी अपने अंदर इनकलकेट करोगे, जो आपको पसंद हो, खेलना हो, कूदना हो, जो भी चीज़ आपको करना पसंद हो, आप वो जो हॉबी है डेली बेसिस पर उसको एक हैबिट के तौर पर ही ले लो कि आप दिन का एक स्पेसिफिक जो समय है, आपके टाइम के फिजिबिलिटी के हिसाब से आप उसको चूज़ करो, सुबह करो, शाम करो, रात को करो, जब भी आपको वक्त मिले आप अपनी हॉबीज़ के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, राइट। अगर आप हर डेली बेसिस पर ये काम कर रहे हैं तो होता क्या है कि आप एक नई स्किल भी सीख जाते हो और साथ ही साथ अपने लेवल पर इस स्ट्रेस को मैनेज करना भी स्टार्ट कर देते हो। अब ओल्ड एज ग्रुप में आपने देखा होता है एक लाफ्टर क्लब करके आता है कि आपने कभी पार्क्स वगैरह, जॉगिंग पार्क्स में देखा होगा, तो जो एक स्पेसिफिक एज लिमिट क्रॉस कर जो इंसान होते हैं, मतलब मोस्टली 50+ वाले जो होंगे, वो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखेंगे, वो अननेसेसरीली ऐसे हाथ ऊपर करके हंसते रहते हैं, लाफ्टर क्लब करके उनको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हंसते हैं। पर हंसने के सिर्फ स्टार्ट करते ही थोड़ी देर में वो अपने आप नेचुरली हंसने लग जाते हैं। एंड लाफ्टर इज़ अ बेस्ट मेडिसिन, ये हमने हमेशा से सुना है कि हंसा करो, हंसने से काफ़ी सारी आपकी बीमारियां भी ठीक होती है। आपके अगर फिजियोलॉजिकल लेवल पर आप देखो तो जब आप हंसते हो तो हंसने की वजह से आप में कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि जो आपको खुश करते, आपके पूरे सिस्टम को चैनलाइज करते, उसको एक पॉजिटिव वे में
डाइवर्ट करते, राइट। तो आप लाफ्टर क्लब में अगर आप नहीं जा पा रहे हो, आपको नहीं पसंद है, आपको ऑकवर्ड फील होता है, तो होता है, मेरे एज में मुझे भी होता है, आपको भी होता होगा, लेकिन वो अपना टाइम अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ इस तरीके से स्पेंड करते हैं। सुबह मतलब वो उनका एक तरीके का एक्सरसाइज है, राइट। लेकिन आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हो, छोटे हो अभी आप बहुत, तो ऐसे में अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बात करो, नहीं हुआ तो एक कोई हॉबी इनकलकेट करो, जिससे कि आप उस हॉबी में, उस स्किल में अपना फ्यूचर भी बना सकते हो, एक साइड फ्यूचर। आप अपने मेन स्ट्रीम की पढ़ाई के साथ ही साथ इस स्किल को भी आगे बढ़ावा दे सकते हो, राइट। और आप इस चीज़ में क्या कर सकते हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट में और क्या हैबिट इनकलकेट कर सकते हो, आप किसी तरीके से थेरेपी में जा सकते हो, जैसे मसाजिंग वगैरह हो गया, आप योग कर सकते हो। योग करने से आपकी बॉडी के साथ साथ आप खुद भी डिसिप्लिन्ड ही नहीं होते, आप फिट भी होते हो, आप में एक डिसिप्लिन आता है। आप योग कर रहे हो इसलिए खाने पर भी बहुत सारे क्या आते हैं, रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव वे में आते हैं कि आप अच्छा ही खाना खाओगे, स्पेसिफिक टाइम पर खाओगे, उसी क्वालिटी का खाओगे, जिसकी वजह से इंटरनली भी आपकी हेल्थ, जो आपकी जो सिस्टम्स है वो क्लीन होती है, हेल्दी होती है, राइट। तो योग का वो भी आपको एक बेनिफिट हो जाता है कि आप तीनों वे में आपका डायमेंशन चेंज हो रहा है, आप हेल्थ वाइज से भी बेस्ट हो रहे हो, डिसिप्लिन आप में बहुत ज़्यादा आता है, आप खाने पर भी कंट्रोल लाते हो कि अननेसेसरी जो जंक वगैरह है ऐसी चीज़ें खाना बंद कर देते हो या फिर बहुत बहुत मिनिमम कर देते हो, राइट। कभी कभी बाहर घूमने जाना अपने फैमिली के साथ, वीकेंड्स पर हो या फिर 6 मंथ्स में हो या महीने में एक बार, अगर आप अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो ऐसे में क्या हो रहा है, आप अपनी डेली रूटीन से कुछ अलग कर रहे हो, जिसकी वजह से होता क्या है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। आप कहीं बाहर जाकर आते हो, किसी अपने फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाकर घूम कर आते हो, अदर फ्रॉम द प्लेसेस फ्रॉम विच यू आर विजिटिंग ऑन डेली बेसिस। गार्डन्स में अगर आप हमेशा जाते हो, कैफेट्स में बहुत ज़्यादा जाते हो, तो ऐसी चीज़ें नहीं, नेचर से रिलेटेड या फिर किसी गांव में, शहर में, किसी दूर दराज में अगर फार्म हाउस वगैरह है तो वहाँ पर आप जाकर आ सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आती कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है, जो डिप्रेशन का लेवल है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि जब कभी हमारे फैमिली मेम्बर्स की हेल्प नहीं काम आ रही, हमारी हॉबीज़ हमें इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए, हम किसी की हेल्प ले सकते, मेडिकल हेल्प ले सकते। तो मेडिकल हेल्प यूजुअली इस फील्ड में किसकी आती है, आपके साइकेट्रिस्ट की, कि वो आपका पूरा मेंटल हेल्थ चेक करके आपको गाइड करता है कि आप किस वे में इस चीज़ से बाहर आ सकते हो। फिर वो कभी कभी मेडिकेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हर बार मेडिकेशन ही नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। आपने डियर जिंदगी पिक्चर देखा होगा, वहाँ पर कैसे वो आलिया भट्ट अपने ही डिप्रेशन से धीरे धीरे करके बाहर आती, बस अपनी लाइफ में और अपनी सोच में थोड़ा सा डाइवर्जन लाके, राइट। तो वैसे ही अगर कभी ये मेंटल स्ट्रेस जो है आप में बढ़ जाता है, तो ऐसे में आप जो मेडिकल हेल्प है वो लेकर इस चीज़ से कंप्लीटली एंड परमानेंटली बाहर आ सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ मेडिकल मतलब मेडिसिनल हेल्प होती है, कुछ फिजिकल हेल्प होती है, फिजियोथेरेपी देते हैं वो लोग अलग अलग तरीके की, आपको मेडिकेशंस पर रखते हैं, आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, जिससे कि आप अपने ही जैसे जो लोग हैं उनके साथ बातचीत करके इस चीज़ को एक दूसरे को हेल्प करके बाहर आते हो, जिससे कि आपकी उनको हेल्प होगी और उनकी आपको हेल्प होगी, राइट। और ऐसे में आपका सोशल बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, आप इंट्रोवर्ट से ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होने लगोगे, लोगों से बात करना, उनके साथ घूमना फिरना बहुत ज़्यादा फिर पसंद करने लगोगे, राइट। तो ऐसे में जब स्ट्रेस बढ़े तो साइकोथेरेपी लेने में आप कभी भी हिचकिचाना नहीं। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेडिसिन ओनली विच विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस negative effect which have affected your life because of some external faculties, okay। तो ऐसे ही कुछ NGOs जो है, NGO आई सामने, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए जो हेल्प कर रहे हैं लोगों को इन सारी चीज़ों से बाहर आने के लिए। उसी में आपका एक पहला है यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको।
यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको में ऐसे 40 डिफरेंट एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आती हैं जो कि क्या करे, इस फील्ड में काम कर रही है, स्पेसिफिकली कौन से, एडिक्शन के। जो एडिक्शन का क्राइटेरिया हमने देखा था, जो मेंटल हेल्थ को बिगाड़ रहा था, तो ऐसे एडिक्शन फ्री लोगों को करने के लिए ऐसे 45 डिफरेंट वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस है WHO की, जो एक साथ आई और उन्होंने टोबैको फ्री मूवमेंट की शुरुआत की। यहाँ पर ये लोग सिर्फ उन लोगों पर टारगेट करते हैं या फिर उस चीज़ को टारगेट करके जिससे कि लोग ये टोबैको के एडिक्शन जो है, टोबैको के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एडिक्शन से अपने आप को क्या कर सके, दूर कर सके, अपने आप को उससे बचा सके और फिर से एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ वो जी सके। ठीक है, तो याद रखना यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको, वहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि ये जो टोबैको कंजम्पशन है, टोबैको के प्रोडक्ट्स के जो कंजम्पशन है उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उससे जो अफेक्ट हुए लोग हैं उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए ये मूवमेंट आगे आई थी। नेक्स्ट इज सलाम मुंबई फाउंडेशन। ये ऐसी फाउंडेशन है कि जो आपका जो स्लम एरिया, स्पेसिफिकली स्लम एरिया, सबब एरियाज जो है, वहाँ के बच्चों को आप, ये लोग क्या करते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशन के फ्लो में ला रहे हैं। एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, ऐसे चीज़ों में उनको उनका इंटरेस्ट तैयार हो, उनको उस फील्ड में हेल्प कर रहे हैं अपनी ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे में ये जो महाराष्ट्र के स्पेसिफिकली आप मुंबई एरिया में ये ऑर्गेनाइजेशन को, ये फाउंडेशन को ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हुए देखोगे। यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन 2002 से काम कर रही है कि जिसमें हो क्या रहा है कि स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशनल फील्ड में, स्पोर्ट्स, आर्ट्स जैसे फील्ड में आगे लाया जा रहा है, उनको उस फील्ड में सपोर्ट किया जा रहा है। उनकी लाइफस्टाइल जिसकी वजह से चेंज हो रही है, उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया, रेसिडेंशियल एरिया जो है, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो, उससे उनकी लाइफ पर जो निगेटिव असर हो रहा था या फिर हो सकता था, उसको कम करके उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल कैसे दी जाए, वो अपने आप में एक बेहतर इंसान कैसे बन सके, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। ठीक है, और साथ ही साथ ये ऑर्गेनाइजेशन टोबैको फ्री मूवमेंट में भी अपना एक योगदान दे चुकी है कि ये सिर्फ उन स्लम्स के एरिया के बच्चों को ही नहीं हेल्प कर रही एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए, उनको उस तरीके से डेवलप ही नहीं कर रही, बल्कि उनमें किसी निगेटिव चीज़ का या फिर किसी तरह के का एडिक्शन ना आए, इसलिए उनको एडिक्शन फ्री भी रख रही है। और जो एडिक्शन की मूवमेंट है, टोबैको फ्री मूवमेंट, उनमें भी उनका उतना ही योगदान है जितना कि बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, एजुकेशनल डेवलपमेंट में, स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में ये रोल प्ले कर रही है, उतनी वो टोबैको फ्री मूवमेंट एडिक्शन में भी इन्वॉल्व हो चुके। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट स्कीम, जहाँ पर हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट जो है टोल फ्री ऐसे नंबर्स दे रही है और साथ ही साथ स्कूल वगैरह में जाकर चिल्ड्रन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर दे रही, जिसकी वजह से होगा क्या कि वो जो बच्चे हैं उन फ़ोन पर कांटेक्ट करके अपने लिए एक हेल्प, गवर्नमेंट लेवल पर एक हेल्प मांग सकते हैं। वहाँ पर जो फिर साइकोलॉजिस्ट होंगे, साइकोथेरेपिस्ट होंगे, वो उनको इस चीज़ से बाहर आने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में जो बच्चे स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या फिर किसी तरीके का कोई उनको प्रॉब्लम है, किसी तरीके के हरासमेंट वगैरह उनके साथ हो रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर आपको नंबर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। वहाँ पर उनकी ऐड होती है, टोल फ्री नंबर होते हैं, हेल्पलाइन नंबर होते हैं कि वहाँ पर आप कॉल करके उनसे बात करके अपने लिए हेल्प ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर का पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा कि ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के पार्ट है कि पहले आप अपनी फैमिली लेवल पर करो, फिर अपने लिए हॉबी इनकलकेट करो, फिर लाफ्टर ग्रुप जैसे है वो चीज़ें आप कर सकते हो। नहीं तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये जो एडिक्शन से आपको बाहर निकालने के लिए काम कर रही है, जैसे कि फिर आपकी नेक्स्ट है सलाम फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फाउंडेशन जो क्या कर रहा है कि बच्चों को, स्लम एरिया के बच्चों को बाहर निकाल रहा है। ऐसे ही अगर आप ऐसे किसी बैकवर्ड एरिया से या फिर फाइनेंशियली पुअर एरिया से या फिर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, ऐसे फाउंडेशंस की आप हेल्प लेकर अपना क्या कर सकते हो, ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हो। आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हो कि जो
पहले से हुआ है, आप गरीब घर में पैदा हो ये आपकी गलती है, लेकिन हमेशा के लिए आप उसी घर में रहो या फिर उसी बैकग्राउंड में रहो ये आपकी गलती हो सकती है, राइट। तो जो पहले हुआ वो आपके आगे आने वाली जनरेशन्स ना फेस करें, इसके लिए आपको आगे आकर आपके खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, आपको खुद को डेवलप होना होगा, जिसकी वजह से फिर आपके आगे की जनरेशन्स क्या होगी, आपके वजह से फिर वो अब और डेवलप होगी। आपको उनके डेवलपमेंट का एक क्या बनना होगा, बेस बनना होगा, एक पिलर बनना होगा, उनका सपोर्ट सिस्टम बनना होगा, राइट। तो ऐसे में जब भी आपको खुद को हेल्प की ज़रूरत हो, आप ऐसे फाउंडेशन से हेल्प ले सकते हो, गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर से उनसे भी हेल्प ले सकते हो। काउंसलिंग बहुत बार की जाती है, आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा कि काउंसलिंग पैनल वगैरह होगा कि जहाँ पर आप उन पर्टिकुलर टीचर्स के साथ जाकर कम्युनिकेट कर सको, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको, वो आपको क्या करेंगे, उस पर सॉल्यूशंस देंगे, आप फिर आपकी सारी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। काउंसलिंग का एक पैनल मोस्टली अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है, मेडिकल फील्ड में जो काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। देन आपके कॉर्पोरेट लेवल पर भी होता है कि डेली बेसिस पर कॉर्पोरेट के लोग होते हैं जो स्ट्रेस से गुजरते हैं, ऐसे में उनका स्ट्रेस रिलीज करने के लिए भी वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट का एक पैनल होता है। सेम अभी बहुत से ऐसे स्कूल में भी ये प्रोजेक्ट, ये जो प्रोग्राम है ये रन होता है कि जहाँ पर बच्चों को उनके लेवल पर उनके इश्यूज सॉल्व करने के लिए एक अलग से कमिटी होती है कि जो उन्हें हेल्प करती है, राइट। तो ऐसे में आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है, जहाँ पर हमने किस पर फोकस किया, सिर्फ आपकी सोशल हेल्थ पर, आपके सोशल बिहेवियर पर, और आपके सोशल बिहेवियर पर होने वाले असर पर, और साथ ही साथ जो असर हुआ है उसको एक मैनेज करने के ऊपर कुछ हमने ऐसी चीज़ें देखी जिससे आप उस चीज़ को मैनेज कर सको। ठीक है, थैंक यू।